सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों को, सभी श्रोताओं को संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। मंजरी, आपको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। संगीता जी, आपको और सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को, श्रोताओं को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। हाँ, तो नमस्कार हो गया, हम सब मिल लिए अपने लग रहा है भाई कहीं कहीं पर देखिए बहुत ठंडक हो रही, कहीं पर बहुत कोहरा हो रहा है, भयंकर कोहरा है, और कहीं पर गुलाबी गुलाबी छटा भी बिखरी हुई है सर्दियों की, है ना। तो कुछ इस तरह का समझ रही ना। हाँ, तो कुछ इस तरह का बढ़िया सा मौसम का है, नजारा है। तो नजारा तो हमारी सखी सहेली कार्यक्रम का भी अच्छा है ना। तो आज हम लोग किस किस विषयों पर बातें करने वाले हैं संगीता जी? देखिए, अब जैसा कि आपने कहा कि इतना अच्छा सा मौसम है, तो सखियां, मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी लेकर बिल्कुल बैठी होंगी कढ़ाई बुनाई का जो सामान है। तो उस बारे में भी बात करेंगे, और दादी माँ के नुस्खे, इसमें सरसों यानी राई के बारे में बातचीत करेंगे। बिल्कुल। और गीत मंजरी में होगी, शाम की बातें होंगी। हाँ, दिन में शाम होगी। दोपहर के वक्त हम शाम की बातें करेंगे। और क्योंकि कढ़ाई बुनाई के दिन है तो उसकी बातें होंगी, है ना। और आज बहुत खास दिन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे प्रतिवर्ष 20 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सर्वप्रथम इसकी घोषणा 22 दिसंबर 2005 को की गई थी, और सर्वप्रथम इस दिवस का आयोजन 2006 में किया गया। हाँ, और मानव एकता का व्यापक विषय प्रति व्यक्ति अगर देखा जाए मंजरी, समाज की बात हो, परिवार की बात हो, देश और गांव पर लागू होता है, सभी पर लागू होता है, जो प्रगति और शांति की राह को प्रशस्त करता है। मानव एकता के बिना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उन्नति भी संभव नहीं है। सभी जानते हैं जिस प्रकार राष्ट्र की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए हम सबकी एकता या एकजुटता जरूरी है, उसी प्रकार विश्व के सभी देशों में नागरिकों में एकता हो, ये बहुत जरूरी है जी। और इसे समझने के लिए प्रत्येक मुल्क, वहां के रहने वाले लोग, उनकी भावना, उनकी संस्कृति को आपस में समझना जरूरी है, जो मानव एकता, मानव एकजुटता का आधार है, जो हमें हमारे देश और पूरे विश्व को एक बनाता है। और इनसे भी ऊपर है ये कि सर्वप्रथम हम इंसान हैं। एक समझदार प्राणी होने के नाते हमारा ये नैतिक कर्तव्य भी है। सबके बीच एकता ना होना युद्ध कला, आतंकवाद को बढ़ावा देने के बराबर है, जो टकराव की स्थिति का कारण है जी। तो इसी वजह से एकजुटता तो बहुत जरूरी है, और हमारा हेतु भी मंजरी सबसे प्रेम और एकता को बनाए रखना ही हो, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि विश्व में व्याप्त समस्याएं जो लगभग प्रत्येक राष्ट्र की चिंता का विषय हैं, अब बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे भूख वगैरह की दिक्कत है, शिक्षा है, निर्धनता है, या फिर जैसा कि आपने बताया आतंकवाद है। तो इनके परिणाम जो होते हैं वो बड़े भयावह होते हैं, इसलिए इन पर विमर्श करना आवश्यक है। इनसे निपटना जरूरी है, जो हम सबकी एकजुटता के बिना संभव बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। और व्यर्थ के आपसी झगड़े में इन समस्याओं के निवारण में देर होती है। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि अगर हम झगड़ते रहेंगे तो हम अपनी समस्याओं को कैसे सुलझाएंगे? क्योंकि समस्याएं फिर तो पीछे रह जाती हैं। पीछे रह जाती हैं, और हम उसी झगड़े में उलझ कर रह जाते हैं। जी। और हमारे ही समाज का एक कोना सुविधाओं से वंचित रह जाता है ना, जब आपसी झगड़े होते हैं। तो वहीं कई लोग ऐसे भी हैं कि ऐसी संस्थाएं हैं जो आपस में एकजुटता के कारण सुदृढ़ हैं और विश्व कल्याण में रत हैं। हाँ, इसमें बहुत सारी जो अलग अलग संस्थाएं हैं, जैसे जो मिलजुल कर काम करती हैं। तो इस तरह की संस्थाएं जो हैं वो राष्ट्र में ही नहीं या किसी जगह विशेष पर ही नहीं, बल्कि कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करती हैं। तो जो छोटी जगह है, छोटी जगह से लेकर के और थोड़ा जब हम बाहर निकलें तो उससे भी बड़ी जगह, या मतलब कहने का जब सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर जो बड़ी बड़ी समस्याएं होती ना मंजरी, वो भी बड़ी छोटी सी लगने लगती हैं। संगीता जी, क्योंकि जहाँ पर एकता होती है तो वहां पर अलगाव की स्थिति होगी ही नहीं। एकता से क्या होता है, बहुत सारे मिलके काम होने लग जाते हैं, है ना। जैसे हम लोग में एकता है ना, हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं ना। तो इसी तरह की मिसाल हमें पूरे विश्व में देनी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देनी है। और कई बार बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे प्राकृतिक आपदा वगैरह भी हो गई, इससे भी बहुत सारी परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। जैसे कि कुछ एक जो जिंदगी है बिल्कुल एक धार पर चलती रहती है, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि हाँ, क्या व्यवस्था है क्या नहीं है। लेकिन कभी कभी जो बहुत अचानक से कोई विपत्ति आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसमें जो एक साथ सब मिलकर आते हैं और फिर फटाफट सारे कामों
कामों को निपटा देते हैं, उससे भी ये बहुत कुछ पता चलता है। बिल्कुल पता चलता है। हमारी जो बहुत सारी सखियां हैं और श्रोताएं, सब ने कमेंट भेजा है। नहीं तो, अब देखो गीत में क्या था कि भाई करके इंतजार, तो फिर बहुत सारी सखियां भी सखियों का इंतजार करती हैं। और देखिए जब बुनाई और कढ़ाई की बात होती है तो उसके लिए भी जिसको पहनना है, जिसके लिए बनाया जा रहा है स्वेटर, तो उसको बड़ा इंतजार करना पड़ता है। पूछते भी हैं ना कि भाई ये डिजाइन ठीक लगेगी क्या? हाँ, और कितनी जल्दी बनेगा, है ना। तो देखिए एक कमेंट आया है कि लिखा है कि कमेंट भी ऊपर नीचे हो जाते हैं जरा से, मोबाइल में टेक्नोलॉजी यही होती है ना। मैं पढ़ दूं तब से। देखिए एक हमारी सखी है, उन्होंने लिखा है कि वाह क्या विषय आपने चुना है, कढ़ाई बुनाई के दिन। कभी ये कढ़ाई बुनाई हमारे शादियों का मापदंड भी हुआ करती थी। पढ़ाई के साथ साथ लड़कियां जो हैं काफ़ी हुनरमंद हैं और पहले भी हुआ करती थी। लड़की के साज में हमारी कढ़ाई बुनाई की हुई सारी, सामने चादर, टेबल क्लॉथ, रुमाल, तकिए के कवर, साड़ियाँ सभी ससुराल जाया करती थी। क्योंकि ये इनका कहने का मतलब ये है क्योंकि इतना कढ़ाई वगैरह होती थी और ये सब लेके जाया जाता था। छुट्टियां लगते ही कढ़ाई के नमूने के लिए हम दोस्तों और भाभीियों के घर की खाक छाना करते थे। क्रोश या नीडल से अपनी ड्रेस को तरह तरह से सजाना, क्या दिन थे। और कभी कभी इन्हीं डिजाइनों के लिए आपस में मनमुटाव भी हो जाया करती थी। जो कारपेट पर किए हुए कढ़ाई आज भी मेरे पास पड़े हैं। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने कढ़ाई बुनाई जो की जो डिजाइन की बात होती है ना मंजरी, उसमें कई बार ऐसा होता है कि वो डिजाइनों में भी इन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है। और देखिए एक कमेंट ना हो जाए। एक कमेंट और है कि कढ़ाई बुनाई के दिन अब कहाँ रहे। पहले एक जमाना था जब ठंड के दिनों में घरों के बाहर धूप में चारपाई डालकर महिलाएं स्वेटर बना करती थी। हर एक के हाथ में सलाइयों पर 2 उल्टे 4 सीधे फंदे डालते नजर आते थे। मेरी श्रीमती जी ने मेरे और बच्चों के लिए कई स्वेटर बुने थे। मेरे वो 26-27 साल पुराने स्वेटर आज भी मैं ठंड से बचने के लिए पहनता हूँ। अभी तक उनकी गर्माहट जस की तस है। क्या बात है ना। इस तरह के चलते थे बहुत स्वेटर। और जो सखी सहेली कार्यक्रम के गीत हैं उनकी भी गर्माहट बहुत है। संगीता जी, एक संदेश है कि राई दादी माँ के नुस्खे। हाँ। आज मैंने पहली बार सुना। हमारे घरों में इसे ठंडा मसाला के नाम से जाना जाता है। ज्यादातर इसका उपयोग अचार, रायता और कुछ विशेष सब्जियों में किया जाता है। भिंडी की सब्जी, करेले की सब्जी या करेले का भरवा, सेम की सब्जी और मछली में पीले वाले सरसों का उपयोग किया जाता है। काला वाला अचार और बच्चों के नजर उतारने में जलाया जाता है। वैसे दही के साथ इसकी चटनी कसूदी बहुत लजीज लगती है। तो भाई राई है ही ऐसी करामाती चीज है, ऐसी खट्टी होती है। जी बिल्कुल। और हाँ बताइए आप। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिक्स है। इसके पत्ते सरसों के साग के रूप में बनाए और खाए जाते हैं संगीता जी। और इसके पीले फूलों और बीजों से भी तेल निकाला जाता है। बस अब तुम खेत की तरफ ले गई। हाँ, आजकल बिल्कुल वही हाल है। और जो खाने और शरीर में मालिश के काम भी आता है, है ना। पीली पीली सरसों के फूल जब देखिए सुंदर लगते हैं, बहुत ऐसा लगता है कि बिल्कुल चादर सी बिछी हुई है। बिल्कुल। और अंग्रेजी में इसको मस्टर्ड कहते हैं। पीली, भूरी और काली, ये मुख्यतः इन्हीं 3 रंगों में पाई जाती है। पीली छोटी सरसों को राई भी कहते हैं। सरसों पीस कर जब इस्तेमाल की जाती है तो इसका स्वाद हल्का खट्टा सा होता है, जो आपने पहले ही बता दिया मुझे, है ना जी। और वैज्ञानिक शोध के अनुसार सरसों का हर हिस्सा सेहत के लिए फायदेमंद होता है। इसके कैरोटीनॉइड, फेनोलिक कंपाउंड्स जो होते हैं, फेनोलिक कंपाउंड्स जो होते हैं और ग्लूकोसिनोलेट्स ये भी पाए जाते हैं। सरसों में एंटी कार्सिनोजेनिक कुछ गुण पाए जाते हैं जो शरीर में घातक बीमारियों को पनपने से रोकते हैं। इनमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 और पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड भी पाए जाते हैं। तो ये सब तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। बिल्कुल। और सरसों में सिनेपाइन नामक कार्बनिक यौगिक पाया जाता है जो मांसपेशियों की सक्रियता और फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाकर अस्थमा जैसी बीमारियों में भी लाभप्रद है। इसमें राई बफलिन भी है जो माइग्रेन को भी कम करता है। इस तेल का इस्तेमाल मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित भी करता है और सरसों में एंटीबायोटिक गुण भी है। टाइप 2 डायबिटीज और अर्थराइटिस में भी इसका बहुत फायदा मिलता है। और
पीली सरसों में क्या होता है संगीता जी, बताइए। देखिए, पीली सरसों में विटामिन ए ज्यादा होता है, फाइबर भी होता है, तो कब्ज इत्यादि की शिकायत भी कम होती है। मांसपेशियों के दर्द, गठिया में भी फायदेमंद है, क्योंकि इसकी देखिए मालिश वगैरह भी करते हैं, और बच्चों को तो करते हैं बहुत मालिश जी। और विटामिन सी भी इसमें होता है, त्वचा के लिए भी बहुत अच्छा है। विटामिन तो होते ही हैं, साथ ही प्रोटीन भी होता है, और फैटी एसिड जो इसमें होता है वो बालों की समस्या को बड़ा दूर करता है। बहुत अच्छा है ये बालों बिल्कुल। और जो इसका जो तेल होता है ये सभी के लिए, मालिश के लिए बहुत फायदेमंद है। और आजकल जो कि सर्दियों का मौसम है, तो आप पहले अच्छे से मालिश कर लीजिए 10-15 मिनट, और फिर बढ़िया नहाइए, तो देखिए शरीर एकदम फुर्तीला हो जाएगा। और चार के लिए है, सरसों के लिए, और हींग और को सरसों में मिलाकर भी नाभि में लगाया जाता है, जिससे सर्दी दूर होती है। और सरसों का साग जो है वो सबको बहुत पसंद आता है और खाना भी चाहिए। और सरसों का साग और मक्के की रोटी वो तो उसका कॉम्बिनेशन ही है संगीता जी, है ना। और बस इसका इस्तेमाल आप अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत फायदेमंद है। हाँ, और तड़के के लिए भी है। पोहा वगैरह बनाते तो राई का तड़का दिया ही जाता है, कई तरह से उसका इस्तेमाल होता है। चटनी जो नारियल की बनती है डोसे के साथ या नीर डोसे के साथ, बिल्कुल, उसमें जो राई का तड़का और करी पत्ते का तड़का, मुझे लगता है आपको बहुत पसंद है राई, है ना। जी बिल्कुल। और उसका तड़का बहुत अच्छा बनता है। और साथ ही साथ देखिए, कुछ एक पूजा पाठ भी होते हैं जिनमें भी राई का इस्तेमाल होता है, जैसे सकट चौथ में भी कहते हैं कि कुछ एक पहाड़ कहीं बनाए जाते हैं। और वैसे भी जो उसका तेल होता है, उसके दीपक वगैरह जलाए जाते हैं, तो सरसों के तेल का दिया जलाया जाता है, तो दीपावली में तो खास जलाया जाता है। तो कहना चाहिए बहुत छोटा सा दाना, लेकिन अनगिनत गुणों को अपने अंदर समेटे हुए है, जो हम सबके लिए फायदा करता है। तो हम लोग के लिए एक और फायदा करता है ना संगीता जी। पहले के समय में लड़कियों को सिलाई, कढ़ाई और बुनाई सब सिखाया जाता था। ये हमारी एक सखी ने लिखकर भेजा है, जिससे वे अपने खाली समय में घर-गृहस्थी में इन कार्यों द्वारा पैसा बचाकर अपना योगदान दे सके और संयुक्त परिवारों में सबकी प्रशंसा पा सकें। आज समय पहले जैसा नहीं रह गया है। बढ़ती महंगाई के कारण पति पत्नी दोनों ही नौकरी करते हैं, जिससे कि घर सुचारू रूप से चल सके। हर एक को पैसे की कमी हो ऐसा नहीं है। कुछ लड़कियां ये सोचकर भी नौकरी करना चाहती हैं कि उन्होंने जब इतना पढ़ा है तो उनकी शिक्षा का सदुपयोग होना चाहिए। ऐसे में सिलाई, कढ़ाई और बुनाई, इन सब चीजों में लगने वाला समय उनके पास नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि इन चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसको वो पैसे खर्च करके ले लेते हैं। प्राथमिकताएं बदल गई हैं, इसलिए माता पिता भी अब लड़कियों को इन चीजों को सीखने के लिए जोर नहीं देते, बल्कि पढ़ने को भी कहते हैं। ऐसे में जिसको खुद से शौक होता है, केवल वही ये सब काम सीखता है और बाकी लोग बाजार से ले लेते हैं। बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है और इनका धन्यवाद करते हैं। देखिए, ये तो बड़ी जमीनी बात है मंजरी, कि पहले ये होता था कि भाई अगर और किसी अन्य कारण से भी कभी कपड़ों में रफू की जरूरत पड़ गई, कभी ये लगा कि भाई चलो अब शलवार कुर्ते हैं तो इनमें कुछ डिजाइन कर दी जाए, या फिर कुछ बेल बूटे बना दिए जाएं, अपना भी तो कुछ। गर्मियों की छुट्टी और खासकर सर्दियों में जब सब माँ, चाची, काकी वगैरह बैठ के बिनती थी, सिलाई करती थी, तो घर की लड़कियों को भी उसमें शामिल कर लिया जाता। भाई कुछ तो सीख लो, पराए घर जाओगे, ऐसा बोलते थे ना कि शादी के बाद जाना है, तुम्हारी सास बनवाएगी या कोई भी बनवाएगा तो आपको करना है। तो इस चक्कर में अच्छा लड़कियों को शौक भी उस समय होता था कि वो सीख भी लेती थी कि चलो अच्छा नहीं तो अच्छा शादी में बना के रख लो, शादी में तुम्हारे बक्से में रख देंगे। तो इस तरह की सोच जब माएँ वगैरह कहती थी तो बच्चों में शौक हो ही जाता था। लेकिन आज क्या है, आज प्राथमिकताएं बदल गई हैं, क्योंकि पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो भाई पहले पढ़ लें, ये सब चीजें तो धीरे धीरे हो ही जाएंगी। थी ना कि पहले देखिए यही खासियत थी कि पढ़ाई लिखाई भी होती थी और साथ साथ ये सब भी होता था। तो इससे भी एक तरह की क्रियाशीलता जो होती है वो पता चलती है कि एक जो टैलेंट होता है, एक स्किल होता है, वो बड़ा जरूरी होता है। तो वो उससे देखने को मिलता है। हमारी एक सखी ने लिखा है कि पहले चीजें बनी बनाई नहीं मिलती थी, और जो मिलती भी थी तो महंगी आती थी। लोग लड़कियों को कम पढ़ाते थे और सिलाई बुनाई सिखाते थे। मगर आज लड़कियां पढ़ी लिखी हैं और नौकरी करती हैं, ऐसे में उन्हें वक्त ही कहाँ है इन सब चीजों का। देखिए, जहाँ वक्त की बात है तो वक्त तो निकालना पड़ता है। हम हमेशा ये कहते हैं कि भाई वक्त नहीं है, समय नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो दिन भर में बहुत सारा समय, बहुत सारा वक्त ऐसा चला जाता है कि जिसमें बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। मशीन से बनी हुई, आगे लिखती हैं कि मशीन से बनी हुई चीजें देखने में ज्यादा साफ सुथरी होती हैं और कलाकारी से भरपूर होती हैं। ऐसे में जिन्हें सीखना होता है वो सीखती हैं और जिन्हें मतलब नहीं है वो नहीं सीखती हैं। लेकिन देखिए, जो हाथ से की गई कारीगरी होती है उसकी मशीन से हम बिल्कुल तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि मशीन से जो कढ़ाई होती है, बुनाई होती है, उनके जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दाम होते हैं उनमें भी फर्क नजर आता है। साथ ही साथ जो उनकी रोचकता है, एक कुछ लोग
लोग हाथ से बनी हुई चीजें या हाथ से कढ़े हुए कपड़े ही लेना पसंद करते हैं। शॉल वगैरह में देखिए कढ़ाइयाँ होती हैं, मफलर है, स्कार्फ है, ये सब अपने हाथ के ही पसंद तो देखिए अपने हाथ के ही आते हैं। हाँ। लेकिन ये है कि अब समय की थोड़ी सी कहते हैं कि समय नहीं है और काम करने, तो इस चक्कर में वो चीज साइड में हो जाती है, क्योंकि बाजार में बने बनाए मिल रहे हैं तो लोग उसको आसानी से खरीद लेते हैं। इसी मौसम में देखिए, इसी मौसम की तैयारी में जो कश्मीर है वहाँ पश्मीना बहुत उसका शॉल तैयार किया जाता है कि पश्मीने का शॉल अगर देखा जाए तो इतना खूबसूरत होता है, जिसे बनाने में कहते हैं कि 6-6 महीने भी लग जाते हैं। बिल्कुल। तो उसकी फिर उसका जो निखार होता है ना, वो भी उसी तरह से आता है। बिल्कुल। और एक अपना एक हुनर हो जाता है। बिल्कुल। और देखिए हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ऊन के गोले में आपको भेज रहा हूँ, जिस किसी को भी स्वेटर बनानी आती है तो कृपया बना ले, आपके पास स्वेटर बुनने वाली सिलाई तो है ना। बिल्कुल सही बात है, स्वेटर बुनने वाली सिलाई नहीं, बाकी क्रोशे की भी जरूरत पड़ती है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए सिलाई हम लगा देंगे, क्रोशा वो भेज देंगे अगली बार। तो और एक संदेश और है कि पहले मैडम लोग स्कूल पर खाली समय मिलते हैं, उस समय स्वेटर बुनाई करते थे। जब से मोबाइल आया है तब से बुनाई के काम भी नहीं दिखते। बात बिल्कुल सही है कि भाई है शौक, धीरे धीरे किसी के ज्यादा शौक है, किसी कम है, तो वो सब तो चलता रहता है। और कढ़ाई बुनाई के दिन इन्होंने लिखा है कि वाह, वो भी क्या दिन थे जब कढ़ाई बुनाई किया करते थे। हमें स्कूल में छोटी क्लास में ही तुरपाई, कढ़ाई और कच्ची सिलाई हाथ से करना सिखाया जाता था, और ये सभी के लिए अनिवार्य हुआ करता था। बुनाई क्रोशा भी स्कूल में ही सीखा। इसका फायदा ये होता था कि सभी इसमें परफेक्ट हुआ करते थे। हालांकि अब इनमें कोई रुचि नहीं लेता, लेकिन दैनिक दिनचर्या में कितना महत्व है ये वो ही जानता है। तो यही कि हम सहेलियां बचपन में क्रोशिया वगैरह से अपना चीज़ें बना लिया करते थे, कंपटीशन होता था। इस तरह का इन्होंने एक संदेश लिख करके भेजा है। पर्वतों की सफ़ेद बर्फीली चोटियों से सूरज की किरणें उतरने लगी। चनार के दरख्तों से झांकती शाम की किरणें चली। मखमली घास को चूमती दूधिया नदियों में कनक किरणों की झिलमिलाना। धूप छज्जे पर उतर आई है, लौट चले हैं किसान भी अपने घरों को। ये गोधूली शाम वो पशुधन के गले की घंटियों की रुनझुन। परिंदों ने पानी से भीगे पंख झटके और उड़ चले आशियाने की तरफ। कश्तियां किनारों से मिलने को बेचैन। सूरज अस्ताचल की ओर मुड़ चला। फूल सिमटने लगे भंवरे को अपनी आगोश में लेकर। ये शाम है किसी ख्वाब की तरह आई है। सांवला रंग है इसका, साथ खुशियों की बहारें लाई है। अपने दामन में प्यार के मोती समेट लो। कर दो रोशन घरों को, शम्मा कहती है। आकाश दीप जले, नजारों ने आंखें खोली। ठंडी हवाओं की पालकी में सितारों के शामियाने झिलमिलाने लगे। सुर्खरू हुई चांदनी और चिराग जलने लगे। सुहानी शाम के साए खुशियों का सरमाया है। संदली शाम की मदमस्त हवाओं ने थकी सांसों को नर्म एहसास से सहलाया है। धड़कनों पर एक एक कर दस्तक देती हैं यादें और दिल के साहिल से टकराती हैं। कदम फिर बढ़ चलते हैं उन्हीं रास्तों की तरफ जहां उनके आंचल के रंग उड़े। हर शाम वो ही अक्स उभरता है। ये झलक मिलती है उसी शोक नजर से जिनकी आंखों में शीशे के पैमाने हैं। रंग बिखरता है फूलों के शबाब की तरह। ये शाम उनकी कोई सखी लगती है, रोज पैगाम उनके लाती है। छुप गए हैं जो एक झलक दिखलाकर। उम्मीदों की ये शाम मुमकिन है कि रुसवा भी कर जाए, लाजमी है कि उनसे सामना भी हो जाए। अहले दिल को लगता है कि कोई शाम आएगी जब मिल बैठेंगे, बातें होंगी दो चार। कुछ इस तरह भी गुजरती है ये शाम रोज। कैसे करूं इस शाम का शुक्रिया, दर्द बनकर जो दवा देने आई है। खुशियों का तोहफा लिए एहसासों की दुनिया को रोशन करती ये शाम, जहाँ प्रेम का सागर हर दिल में छलकता है। मोहब्बत जिंदगी के करीब होती है। पति पत्नी, परिवार हो या फिर हो प्रेमी जोड़े, शाम के आंचल में सभी पनाह पाते हैं। ये खुशियों की शामें हैं, उदासियों के नामो निशा नहीं। शायर की गजल है ये शाम, कवि की कल्पना है ये शाम। दिल का साज है तो कहीं उमंगों की परवाज है ये शाम। संगीत की धुन, सुरों की तान है ये शाम। दर्द का सुकून है ये शाम। नृत्य की लोच है ये शाम। जिंदगी की आस, दिल की प्यास है ये शाम। नजरों से नजारों तक, धरती से सितारों तक, नदिया से धारों तक, समंदर से किनारों तक झिलमिलाती ये शाम। सचमुच कोई तिलिस्म है ये शाम। एक
शाम का सूरज गांव में ढला करता है। सर्दियों के मौसम में खेतों में शाम की निराली छटा, खेतों से लौटते बैलों के रुंझुन घंटियों की आवाजें, पनघट से लौटती पनिहारिनें, पीपल के दरख्तों पर लौटते पंछी। सर्दियों की शाम भी चौपाल यहीं लगा करती है और फिर अपने अपने घरों को लौटते सम्मानीय जन। मिट्टी के चूल्हे, तपती लकड़ियों की आंच और चाय की सौंधी सौंधी खुशबू। रसोई में चाय भी पी ली और हाथ ठंड से ठिठुरते हाथ भी ताप लिए। परिवार के बीच बैठने के, साथ रहने के ये पल जिंदगी के सबसे सुनहरे पल हैं। न थकन, न मायूसी, ज्यादा कुछ पाने की ललक भी नहीं, बस गांव का सुकून और परिवार का छलकता प्यार। नदी पार करने वाले सैलानियों का अब भी आना जाना है। पगडंडियों से नदी को जाते रास्ते में अब भी शोर सुनाई देता है। माझी की पुकार अब तक सुनाई दे रही है। नदी की कलकल धारा का शोर अब भी है हवाओं में। हर शाम हमसे कुछ कहती है, शायद यही कि मायूसियों की शाम जिंदगी में कभी ना आए, क्योंकि हर शाम अपने दामन में उम्मीदों के, खुशियों के बेशकीमती मोती लाई है और हमारी झोलियां भर जाती हैं। चांद तारों से रोशनी मांग लेती है, दरिया से रवानी मांग लेती है, फूलों से खुशबुओं का जतन करती है, कलियों से नजाकत, नसीमे बहार से शोखी, गुलों से रंगत मांग लेती है, शबनम से मोती की गुजारिश करती है और तब हमारी राहें खुशगवार पलों से सजा लाती है ये शाम। गमों के आंसू पोंछकर अंधेरों पे मुस्कान बिखेरती है ये शाम कि जिंदगी में खुशियों का समा रहे, दिल से दिल हर रोज मिला करें। इसके मखमली एहसास को छूकर दिल यही कहता है कि जाने कैसी है ये शाम, खुद ढलकर भी करती है रोशन जिंदगी की शाम। संगीता जी, एक संदेश आया है कि शाम की खामोशी, जिंदगी लहरों के रथ पर सवार, चल पड़ी इस ओर से उस ओर, सांझ के मध्यम प्रकाश के उस पार, कर रही है बेसब्र निगाहें किसका इंतजार। चाहा तो बहुत कुछ, सोचा भी था सन्नाटा छाया, मगर उसकी यादें कर गई तरबतर शामों सहर। इन्होंने लिखकर भेजा, बहुत ही खूबसूरत लिखा भेजा है। खूबसूरत है और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने इतना खूबसूरती से लिखा और फिर हमारे लिए भेजा भी। बिल्कुल, और हमारी सभी सखियों और श्रोताओं ने बहुत सारी कमेंट्स लिखकर भेजे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि सबने अपनी अपनी यादें ताज़ा करी हैं कि स्वेटर और बुनाई जो एक ऐसा विषय है जिस पर सबकी यादें जुड़ी, सबने कभी कभी कहीं ना कहीं बुनाई नहीं करी होगी, है ना। और उम्मीद ये भी करते हैं कि आज की शाम बहुत ही अच्छी होगी, हमारे श्रोताओं के लिए, हमारी सखियों के लिए बड़ी सुहानी शाम होगी आज की। बिल्कुल जी। और अब कार्यक्रम से लेते हैं विदा संगीता श्रीवास्तव और मंजरी वर्मा का नमस्कार।